ओके जी, सो कंटिन्यू करते हैं। सो अभी लास्ट क्लास हमने इक्विवेलेंट मैट्रिक्स का डेफिनेशन लिखा था, तो अभी स्टार्ट करते हैं सिमिलर मैट्रिक्स से, है ना। तो ये सिमिलर मैट्रिक्स क्या होता है? या पहले इससे स्टार्ट करें, पॉजिटिव डिफ, ठीक है, सिमिलर मैट्रिक्स से स्टार्ट करते हैं। ठीक है ना। अच्छा, चेंज ऑफ बेसिस मैट्रिक्स रहेगा ना, चेंज ऑफ बेसिस मैट्रिक्स की पहले बात करते हैं। इक्विवेलेंट है ना, हमने कल लिखा था टू मैट्रिसेस आर इक्विवेलेंट इफ वन कैन बी ऑब्टेन्ड थ्रू एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ ऑन द अदर, सिंपल है। तो उससे ये डेफिनेशन था। नाउ व्हाट इज चेंज ऑफ बेसिस मैट्रिक्स? ये जो है चेंज ऑफ बेसिस मैट्रिक्स क्या होता है? बताओ भाई, किसी को आइडिया है? कोई बताओ, कैसे चेंज ऑफ बेसिस मैट्रिक्स कैसे निकालेंगे? So let's say V is a vector space. So let V is a vector space with two bases. तो क्या basis बोलते हैं क्या, plural form? B1 and B2, ठीक है। तो होगा क्या कि मान लो B1 वेक्टर के जो एलिमेंट्स हैं उसको मुझे, मतलब कोई एलिमेंट है जो B1 के लीनियर कॉम्बिनेशन में है, B1 के बेस, B1 इज अ बेसिस, उसके एलिमेंट्स के लीनियर कॉम्बिनेशन में, अब मुझे उसको B2 बेसिस के एलिमेंट के लीनियर कॉम्बिनेशन में लिखना है। तो जरूरत पड़ेगी चेंज ऑफ बेसिस मैट्रिक्स की। सो व्हाट इज चेंज ऑफ बेसिस मैट्रिक्स? देखो, इससे पहले क्या है कि मान लो कोई एग्जांपल देखने जाता हूँ, है ना। मान लो कोई वेक्टर स्पेस है, लेट से एक तो होता है कि क्या बोलते हैं उसे, कोइफिशिएंट, कोइफिशिएंट मैट्रिक्स। जैसे मान लो मेरे पास V है, V इज आर स्क्वायर, मान लो ऐसा है, ठीक है। और एक मेरे पास मान लो बेसिस अभी के लिए दिस इज 1 0 एंड 0 1, ये है, ठीक है ना। कोऑर्डिनेट वेक्टर होता है, हाँ, उसको हम कोऑर्डिनेट वेक्टर बोलते हैं। तो दिस इज कोऑर्डिनेट वेक्टर। तो अगर मुझे एक V1 मैं एलिमेंट लेता हूँ वेक्टर स्पेस का, V1 इज मान लो 2, 3, तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ यहाँ पे, 2 टाइम 1 0 प्लस 3 टाइम 0 1, ऐसा लिख सकते हैं। तो ये क्या होता है, कोऑर्डिनेट वेक्टर होता है। कोऑर्डिनेट वेक्टर क्या होगा, मान लो तूने B1 को लिखा एज अ लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ
एलिमेंट्स ऑफ बेसिस बी। सो ये जो v1 लिख रहा हूं मैं, v1b, इसको बोलते हैं कोऑर्डिनेट वेक्टर। तो इसमें देखना है कि कोएफिशिएंट क्या क्या है, ये लिखना होता है ना, कोएफिशिएंट क्या है, 2 3। सो इसको बोलते हैं कोऑर्डिनेट वेक्टर, है ना, या कंपोनेंट, इसका यहाँ पे क्या नाम देता है ये लोग, तो दैट इट नेम, है ना। बताओ भाई कोऑर्डिनेट क्या होगा। तो इसका जो नेम इसमें बुक में देता है, इसका नाम रखा है कंपोनेंट वेक्टर ऑफ v रिलेटिव टू b, कंपोनेंट वेक्टर ऑफ b रिलेटिव टू v, इसको बोलता है। सो चेंज ऑफ बेसिस से पहले मुझे लगता है ये डिस्कस करना पड़ेगा ना। सो यहाँ मैं बोलना चाह रहा हूँ, ये जो v है ना, दिस इज कंपोनेंट ऑफ v1 विथ रेस्पेक्ट टू बेसिस b, ठीक है ना। वैसे ही मान लो मेरे पास है, मतलब ऐसे कोई दूसरा बेसिस है, लेट से अभी के लिए b2 मैं दूसरा बेसिस ले लेता हूँ, मान लो। सो अभी के लिए b1 बोल दिया इसको, ठीक है ना। सो b1, इसको b1 बोल दो, और दूसरा बेसिस मैं b2 ले लेता हूँ। b2 इज अ बेसिस, लेट से 1 1, एंड मान लो 2 3, या -1 1 एंड 2 3। अभी मान लो ये है। अब मैं बोलूँ व्हाट इज द कंपोनेंट वेक्टर या कंपोनेंट ऑफ v1 विथ रेस्पेक्ट टू बेसिस b2, ये क्या आएगा। सो व्हाट इज कंपोनेंट ऑफ, क्वेश्चन क्लियर है क्या बोलना चाह रहा हूँ। देखो मैं कह रहा हूँ कि दो बेसिस है मेरे पास, एक b1 एक b2 है, बेसिस होगा, चेक कर लो। तो ये डिपेंडेंट तो है नहीं, इंडिपेंडेंट है, तो बेसिस तो होगा। सो दीज टू आर बेसिस ऑफ वेक्टर स्पेस आर स्क्वायर। अभी मैंने v1 एक वेक्टर लिया आर स्क्वायर में 2 3, अच्छा यहाँ में 2 3 ऑलरेडी ले रखा है मैंने, तो कुछ और ले लो, है ना। यहाँ पे 2 3 के बजाय जा मान लो -1 1 है, इसको मैं 1 -1 ले लेता हूँ अभी के लिए, ठीक है। सो ये तो मल्टीपल हो गया -1 टाइम ना, तो उसके लिए मुझे 1 1 चलेगा, ठीक है। अब इंडिपेंडेंट बेसिस होना चाहिए ना, तो बेसिस होने के लिए इंडिपेंडेंट होने चाहिए और स्पैन करने चाहिए, दोनों होने चाहिए। तो इंडिपेंडेंट है, हाँ ठीक है ना, इंडिपेंडेंट स्पैन करनी चाहिए। तो मैं ये बोलना चाह रहा हूँ कि ये जो v1 वेक्टर है उसको लिखो एज अ लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ एलिमेंट्स ऑफ दिस b2, जो b2 वेक्टर है उसके एलिमेंट्स के लीनियर कॉम्बिनेशन में लिखो, क्या आएगा, लिख सकते हो। सो यू हैव टू राइट दिस v1 इन द लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ एलिमेंट्स ऑफ b2, तो क्या आएगा ये, ये हाफ आएगा और बी 5/2 आएगा। अच्छा ये बता रहे हैं आप, हाफ इंटू -1 1, फिर अगला 2, 5/2, कितना बाई 2, 5/2, 5/2, 2.5। अच्छा 2 5/2, ठीक है। 5/2 इंटू 1 1, तो यहाँ पे आप ये कह रहे हैं, चेक कर लेते हैं ना, 5/2 फिर -1/2, तो 2 आ गया, ठीक है। वो तो ऐसे भी बना सकते हैं आप, क्या करेंगे, c1 टाइम दिस x1 प्लस c2 टाइम x2 बराबर ये रख दो और निकालो उससे, जैसे इन्होंने निकाले, तो ये आ गया। तो इसका मतलब ये समझ आया आपको कि, अच्छा ये तो जस्ट हमने लिखा था, सो वी जस्ट रोट v1 एज अ लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ एलिमेंट्स ऑफ बेसिस b2। तो यहां से क्या आएगा, v1 वेक्टर विथ रेस्पेक्ट टू बेसिस v2 में ये कंपोनेंट है, और द कोऑर्डिनेट भी लिखते हैं कुछ लोग। सो कोऑर्डिनेट वेक्टर और द कंपोनेंट, तो ये कंपोनेंट इसका कितना आ जाएगा। सो कंपोनेंट यहां से आया 1/2 एंड 5/2। सो दिस इज कंपोनेंट ऑफ v1 विथ रेस्पेक्ट टू b2, है ना। सो इसको बोलूंगा मैं कंपोनेंट ऑफ v1 विथ रेस्पेक्ट टू बेसिस b2, ठीक है।
और पहला B1 था, दोनों सेम वेक्टर है लेकिन दोनों का कोऑर्डिनेट अलग अलग आया। वो है चेंज ऑफ बेसिस करना है मुझे। कोई एलिमेंट अगर मैं लेता हूँ तो चेंज ऑफ बेसिस मैट्रिक्स क्या होगा, जैसे देखो अगर मैं बात करूँ जैसे यहीं पे है, तो जैसे ये लोग फॉर्मूले डिफाइन करते हैं तो उसका एक डेफिनेशन लिख रखा है। तो पहले एग्जाम्पल के थ्रू देखते हैं फिर हम यहाँ पे। तो अभी के लिए इसी क्वेश्चन में बात करूँ मैं कि V इज आर स्क्वायर। आपसे एग्जाम में मान लो पूछेगा कि राइट द चेंज ऑफ बेसिस मैट्रिक्स फॉर वेक्टर स्पेस आर स्क्वायर एंड B1 है 1 0 0 1, ये एक बेसिस है, एंड B2 इज जो मैं लिखा था -1 1 एंड 1 -1, ऐसा लिखा था, तो -1 1 1 1 लिखा था, तो 1 1। So now, so question is what is the change of basis matrix of V when we change basis from B1 to B2? देखो कुछ पूछना है किसी को? ठीक है, सो वी हैव टू फाइंड द चेंज ऑफ बेसिस मैट्रिक्स। तो क्या करना होगा? सो मुझे चाहिए चेंज ऑफ बेसिस मैट्रिक्स व्हेन वी चेंज बेसिस फ्रॉम B1 टू B2, है ना? तो यहाँ पे होगा component of V with respect to this. तो बोला ना V with a vector space and with two bases B and C या B1 B2 we define change of basis matrix as, तो सिंपली ऐसे डिफाइन कर रहा है कि हर वेक्टर को लिखो, V कहाँ से बिलोंग कर रहा है इसका, अच्छा V वो वाला था। सो राइट एवरी एलिमेंट ऑफ B to C या C to B, तो चेंज ऑफ बेसिस मैट्रिक्स फ्रॉम, अगर मैं कहता हूँ B1 टू B2 तो ये क्या आएगा? ये निकालना है आपको, है ना, चेंज ऑफ बेसिस मैट्रिक्स। तो ये 2x2 का मैट्रिक्स आएगा यहाँ पे। सो हाउ टू फाइंड दिस, तो इसके लिए मैं पूरा पहले थ्योरी लिख देता हूँ, नहीं तो फिर आपको ना समझ नहीं है। जैसे थ्योरी इसका क्या है, तो जैसे अगर मैं डिफाइन करूँ इसको यहाँ पे, यही है ना, ये तो जैसा अभी क्या लिखा ना हमने कि V1 वेक्टर का कंपोनेंट निकाला विथ, मतलब V1 जो है एक वेक्टर स्पेस का एलिमेंट है, इसका कंपोनेंट विथ रिस्पेक्ट टू B1, तो ये आया था 2 3, एंड उसी V1 का कंपोनेंट, उसी V1 का हमने कंपोनेंट निकाले हैं विथ रिस्पेक्ट टू B2 बेसिस, तो वो आया 1/2 5/2। अब यहाँ पे एक टर्म आता है चेंज ऑफ बेसिस मैट्रिक्स, मैं उसको डिफाइन कर देता हूँ ना। तो चेंज ऑफ बेसिस मैट्रिक्स फ्रॉम B1 टू B2, यहाँ B1 B2 दोनों बेसिस है। तो लेट्स से V कोई वेक्टर स्पेस है, V बी अ n डायमेंशनल वेक्टर स्पेस, n डायमेंशनल वेक्टर स्पेस, तो V be a n dimensional vector space with two ordered basis, है ना, ordered basis या two basis। तो एक B1 है जिसमें मान लो एलिमेंट है V1 V2 अप टू Vn, एंड दूसरा आपके पास बेसिस है एंड B2 इज अनदर बेसिस W1 W2 Wn। सो मुझे डिफाइन करना है कि व्हाट इज द change of basis matrix. So question is what is change of basis matrix, इसका definition क्या है? From B1 to B2, तो ये एक मैट्रिक्स होगा जहां पे क्या क्या एलिमेंट्स लेंगे आप? सो यहाँ होगा V, तुम्हारे पास जो V1 वेक्टर है इसका कंपोनेंट वेक्टर लिखो विथ रेस्पेक्ट टू B2, दूसरा होगा कॉमा, या है ना इधर मैट्रिक्स एक्चुअली, तो कॉमा नहीं भी लगा सकते हो। सो दिस इज अ मैट्रिक्स,
V2 विथ रेस्पेक्ट टू C एन चलता रहेगा, Vn मतलब यहाँ पे मैं B2 लिख रहा हूँ ना, तो यहाँ पे B2 और यहाँ हो जाएगा आपका B2। चेक करो, तो यहाँ मैं क्या बोल रहा हूँ, देखो V1 V2 Vn क्या है, एलिमेंट्स हैं बेसिस B1 के, एंड B2 मतलब दो बेसिस आपके पास है। तो क्वेश्चन है व्हाट इज डेफिनेशन ऑफ चेंज ऑफ बेसिस मैट्रिक्स फ्रॉम B1 टू B2। तो करना क्या है, जो भी B1 वेक्टर है उसके एलिमेंट का आपको कंपोनेंट लिखना है विथ रिस्पेक्ट टू वेक्टर स्पेस B2। तो क्या करेंगे आप, देखो, सो इस डेफिनेशन को यहाँ पे लगाओ, यही डेफिनेशन आप, सेम डेफिनेशन आप लगाओ इसमें, इस वाले एग्जाम्पल में। तो ये जो B1 मेरे पास है ये डेफिनेशन था, दिस इज द डेफिनेशन, ये जो लिख रहा हूँ ना दिस इज डेफिनेशन। सो अगर मुझे चेंज ऑफ बेसिस करना है B1 से B2 में, तो जो B1 के एलिमेंट्स हैं उसको मुझे B2 के लीनियर कॉम्बिनेशन में लिखना है, और जो कंपोनेंट आएगा वो कॉलम्स आएगा एक्चुअली। तो मैं जैसे करके यहाँ पे, जैसे आप अगर देखो, हालांकि यहाँ पे हम लिख चुके हैं यहाँ पे, है ना। सो V1 क्या था, जब मैं तो नया एलिमेंट लिया था ना, यहाँ मुझे इसको इसके टर्म में लिखना है, ठीक है। तो अभी के लिए क्या करना है मुझे, V1 को B2 बेसिस के कंपोनेंट निकालने हैं। तो दिस इज V1 एंड दिस इज V2। यहाँ पे जो B2 है आपके पास, दिस इज W1 W2। तो यहाँ से मुझे बताओ, पहले तो आप ये निकालो कि व्हाट इज द V1, पहले V1 को लिखो आप इन द लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ एलिमेंट्स ऑफ B2। तो V1 क्या है आपके पास, 1 0, 1 0 को लिखना है इन द लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ B2। देखो, तो ये जो 1 0 है दैट यू हैव टू राइट एज अ लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ दीज टू। तो कितना आएगा, ट्राई करो, क्वेश्चन समझ आ रहा है आपको। तो मुझे V1 को लिखना है इसके लीनियर कॉम्बिनेशन में, एंड V2 को भी लिखना है इसके लीनियर कॉम्बिनेशन में। तो कोएफिशिएंट्स क्या क्या आएंगे वो बताना है आपको। V2 को भी मुझे लिखना है इन द लीनियर, 1/2 सो 1/2 माइनस 1 1, अब ये बता रहे हैं, और 1/2 1 1, चेक कर लो एक बारी। तो ये उल्टा हो गया लग रहा है, क्योंकि आपका वो 0 और 1 आ जाएगा ना। तो मुझे क्या चाहिए, एक माइनस कर दो इधर, इधर माइनस कर दो, तो अभी क्या हो जाएगा, अब आ जाएगा, चेक कर लो, -1/2 + 1/2, ठीक है। अब देखिए, अब सही है। वैसे ही 1 0 को, अच्छा एक मैं दोनों में सेम ही लिख दिया, सो 1 0 और 0 1, तो यहाँ पे है अब 0 1, यू राइट 0 1 एज अ लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ एलिमेंट्स ऑफ B2। तो जो पहले बताया था आपने वो आता, तो हाफ -1 1, सो हाफ 1 1। तो यहाँ से मैं आपसे पूछूं कि व्हाट इज द V1 वेक्टर कंपोनेंट वेक्टर ऑफ V1 विथ रेस्पेक्ट टू बेसिस B2। सो जो कंपोनेंट आता है उसको कॉलम में लिखते हैं, जैसे ये कौन सा कंपोनेंट है ना, सो -1/2 1/2 ये कंपोनेंट में लिखेंगे। मतलब ये रूल है, अब ये क्योंकि किताब में ऐसा लिखा हुआ तो मैं ये बोलूँगा, कॉलम में लिखते हैं जनरली कोएफिशिएंट्स को हम लोग। तो मतलब अब मैं रो में लिख दूंगा तो ये अगेंस्ट हो जाएगा जो बुक्स में हमने पढ़े हैं। तो मतलब ये ऐसा रूल है, अब इसमें क्या ही मैं बताऊंगा। जनरली जो मैट्रिक्स बनाते हैं ना, यही सेम लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन में भी होता है, इसीलिए जैसे कोई लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है Rn टू Rm, तो वहाँ m क्रॉस n की मैट्रिक्स बनती है, मतलब एक यूनिफॉर्म पैटर्न समझो। तो ये हर बार हम कॉलम में ही लिखेंगे, यहाँ से V1 क्योंकि R² का मेंबर है, क्योंकि ये कॉलम बनेगा उस मैट्रिक्स का। अभी ये सर बुलाएंगे, वो जो कोएफिशिएंट है ना, वो कैसा पा रहा है, मैं नहीं समझ पा रहा। अच्छा कैसे कर रहे हैं नहीं समझ पा रहे, देखिए मैं क्या कर रहा हूँ, इसको इन दोनों के लीनियर कॉम्बिनेशन में लिख रहा हूँ, और आपको यस सर। ये समझ नहीं आया ये कहाँ से आया, ये कह रहे हैं आप। हाँ यस सर। तो उसके लिए आप ये करो फिर, जैसे जैसे मुझे 1 0 को लिखना है, सो लेट से C1 टाइम -1 1, C2 टाइम 1 1, यहाँ से निकाल सकते हैं C1 C2 आप। यस सर यस हाँ सर तो यस। यहाँ से निकालेंगे 1/2 आएगा। तो ये एक्चुअली ऐसे ही कर रहे हैं, समझिए। ओके सर, थैंक यू। सिमिलरली जैसे 0 1 था, तो उसमें भी ऐसे मैं करूँ C1 टाइम -1 1 प्लस C2 टाइम 1 1। तो चेक कीजिए, यहाँ से C1 आएगा 1/2 और C2 आएगा प्लस 1/2, दोनों 1/2 आएगा इस तरह से। तो ऐसा किया एक्चुअली। तो
अब V1 वेक्टर को विथ रेस्पेक्ट टू बेसिस V2 वेक्टर को ना V2, सो इस बार V2 ना, सो V2 को जब हमने लिखा B2 बेसिस के रेस्पेक्ट में, सो दैट विल राइट इन कॉलम, ठीक है ना। सो यहाँ पे सो V2 विथ रेस्पेक्ट टू B2 क्या आएगा, सो वी राइट इन कॉलम्स एंड क्योंकि कॉलम मैट्रिक्स बना रहे हैं डायरेक्टली, तो यहाँ से आएगा कोएफिशिएंट कितना है 1/2 1/2, ये आ गया। तो चेंज ऑफ बेसिस मैट्रिक्स क्या होगा, फ्रॉम B1 टू B2, तो इसको एज अ कॉलम लिख दो, तो ये फर्स्ट कॉलम हो गया -1/2 1/2 एंड 1/2 1/2। तो ये डेफिनेशन के अकॉर्डिंग यहाँ जो डेफिनेशन था देखो, ये डेफिनेशन था ना कि जब B1 से B2 में कर रहे हो तो जो B1 बेसिस है उसके एलिमेंट को B2 बेसिस के रेस्पेक्ट में जो कंपोनेंट्स हैं यू राइट एज अ कॉलम। तो ये डेफिनेशन है ना। सो ये पहला दूसरा दो ही था यहाँ पे, तो इसलिए लिखा, ये डेफिनेशन था, सो ये अप्लाई किया। सो दिस इज द बेसिस मैट्रिक्स फ्रॉम व्हेन वी चेंज बेसिस फ्रॉम B1 टू B2। अगर आपसे फिर पूछा जाए व्हाट इज द बेसिस मैट्रिक्स, चेंज ऑफ बेसिस मैट्रिक्स फ्रॉम B2 टू B1, जैसे इसी में अगर मैं कंटिन्यू करूँ इस थ्योरी को कि यहाँ पे आएगा चेंज ऑफ बेसिस मैट्रिक्स, एग्जाम में ये पूछ सकता है आपसे, ऑप्शंस में होगा, दो बेसिस दे देगा B2 टू B1, तो आपको क्या लगता है ये कैसे लिखना पड़ेगा इसको, अब अगर पैटर्न जिनको समझ आ रहा बताइए। सो व्हाट शुड बी राइट, basis B1, B2 basis B2, तो हमने V1 के एलिमेंट्स को लिखा था और B2 के टर्म W1 में, W1 basis B1, W2 B1, कंपोनेंट W3 वेक्टर ऑफ B1, W1 विथ रेस्पेक्ट टू बेसिस 1, कंपोनेंट वेक्टर ऑफ W2 विथ रेस्पेक्ट टू बेसिस 1, है ना। जो दूसरे वाले बेसिस के एलिमेंट को मुझे पहले वाले बेसिस के रेस्पेक्ट में कंपोनेंट्स लिखने हैं, तो यहाँ से आ जाएगा एंड सो ऑन, ये चलता रहेगा। सो जो एक बार W B1 को B2 में चेंज कर दिए तो कोई शॉर्टकट है डायरेक्ट कि B2 को फिर B1 में चेंज करने का? यही है ना शॉर्टकट, देखो ना सिंपली आगे आ जाएगा, अभी अब चेक करते हैं, अभी बता देंगे। तो यहाँ से क्या आ जाएगा WN और यहाँ पे क्या था B1, ठीक है ना। वन तो हम लोग क्या कर रहे हैं कि B2 के जो एलिमेंट्स हैं उसको लिखेंगे एज अ लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ बेसिस B1, और जो कंपोनेंट्स आएंगे दैट कंपोनेंट विल बी इन कॉलम्स। जैसे यहाँ पे सो दिस वाज द चेंज ऑफ बेसिस मैट्रिक्स फ्रॉम B1 टू B2। अगर मैं पूछूं चेंज ऑफ बेसिस मैट्रिक्स, चेंज ऑफ बेसिस मैट्रिक्स फ्रॉम B2 टू B1 कितना आएगा, सो अब आप क्या करेंगे, जो B2 के एलिमेंट है उसको यू विल राइट एज अ लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ एलिमेंट्स ऑफ B1, यही ना, देख लो। सो B2 के जो एलिमेंट्स है उसको लीनियर कॉम्बिनेशन में लिखोगे एलिमेंट्स ऑफ B1, और कोएफिशिएंट वेक्टर देख लो क्या क्या आएगा। सर वन एंड माइनस वन। है ना, तो सिंपल है ना, तो डायरेक्टली मिल जाएगा। अच्छा वहाँ से लिखोगे एक तो हाँ, तो पहला पहला को क्या लिखेंगे, जैसे ये जो एलिमेंट मेरा W1 है, सो इफ़ यू राइट, मैं डायरेक्टली लिख देता हूँ यहाँ पे, ये जो W1 है उसको हम लिखेंगे B1 के रेस्पेक्ट में, तो W1 ये है 1 -1 1 को उसके लीनियर -1 एंड 1, तो ये सिंपली आएगा -1 एंड 1 ना। और W2 को आप लिखोगे B1 बेसिस के रेस्पेक्ट में, मतलब कंपोनेंट्स ऑफ W2 विथ रेस्पेक्ट टू बेसिस B1, तो ये क्या आएगा विथ रेस्पेक्ट टू बेसिस, सर वन वन ही आ जाएगा। तो 1 1 ही है, तो 1 1 ही आ जाएगा ना, क्योंकि ये 1 × 1 0 प्लस 1 × 0 1, सो 1 1 ही आ जाएगा। और इसी को यहाँ एज अ कॉलम पुट कर देंगे आप, तो ये आ गया -1 1 एंड 1 1, ठीक है। तो इस तरीके से आ जाएगा। और आप चेक कीजिए क्या ये एक दूसरे का इन्वर्स है, क्या इस मैट्रिक्स का इन्वर्स ये होगा, हाँ या ना, चेक कीजिए। तो एक दूसरे का इन्वर्स होगा एक्चुअली, ये चेक करके देखिए। सो इस मैट्रिक्स का इन्वर्स लेंगे ये आएगा, इस मैट्रिक्स का इन्वर्स लेंगे ये आएगा, दोनों का प्रोडक्ट आइडेंटिटी आ जाएगी, चेक करके देखिए आएगी। सो दोनों का प्रोडक्ट आइडेंटिटी आ जाएगी।
है ना। सो इसको अगर मल्टीप्लाई करोगे, अगर आइडेंटिटी आ गई, इसका क्या मतलब, तो बोथ आर इनवर्स ऑफ ईच अदर। सो यस सर, जस्ट आ रहा है। आ जाएगा ना, प्रोडक्ट करेंगे तो हाँ आइडेंटिटी सर। मैट्रिक्स आ जाएगा, तो इसका मतलब एक दूसरे का इनवर्स एक्चुअली। तो ये तो वेक्टर स्पेस के टर्म में हो गया। जैसे मैं नॉन दूसरा एग्जांपल लिखता हूँ, जैसे एक है कि V इज द वेक्टर स्पेस। सो V जो आपका वेक्टर स्पेस है दैट इज P2R। P2R क्या था, सेट ऑफ ऑल पॉलिनोमियल्स ऑफ डिग्री एटमोस्ट 2, ये दिस इज P2R। अब यहाँ पे बेसिस 1 आपको दे दिया इन्होंने, 1 प्लस एक्स एंड 1 प्लस एक्स स्क्वायर, एंड B2 दे दिया आपको यहाँ पे 2 प्लस एक्स स्क्वायर, एक्स स्क्वायर एंड एक्स। ये ऑर्डर्ड बेसिस है, आप ऑर्डर चेंज नहीं करेंगे। सो नाउ द क्वेश्चन इज व्हाट इज द चेंज ऑफ बेसिस मैट्रिक्स, चेंज ऑफ बेसिस मैट्रिक्स फ्रॉम B1 टू B2। सो यहाँ कितने क्रॉस 3 है ना, तो ये 3 क्रॉस 3 की आएगी। सो ये आंसर 3 क्रॉस 3 में आएगा, क्योंकि वहाँ आर स्क्वायर था ना, डायमेंशन 2 था, यहाँ डायमेंशन 3 है, तो ये 3 क्रॉस 3 की मैट्रिक्स आएगी। और दूसरा तो जस्ट इसका इन्वर्स हो जाएगा, तो आप इन्वर्स करके निकाल सकते हैं, या आपको चाहे तो उल्टा भी निकाल सकते हैं ना। तो जैसे मैं बोलूँ चेंज ऑफ बेसिस मैट्रिक्स बताओ, चेंज ऑफ बेसिस मैट्रिक्स फ्रॉम B2 टू B1, तो जस्ट इसका इन्वर्स होगा। अगर ये मान लो P है तो ये जस्ट P इन्वर्स होगा। तो या तो आप इन्वर्स कैलकुलेट करो या फिर डायरेक्टली वैसे कैलकुलेट करो, बट आप एक कैलकुलेट करके बताओ। सो टेल मी P मैट्रिक्स क्या आएगा। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा मुझे, कि जो B1 के एलिमेंट्स हैं दैट वी हैव टू राइट एज अ लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ B1 के एलिमेंट को B2 वेक्टर के रिस्पेक्ट में कंपोनेंट वेक्टर निकालना पड़ेगा आपको। तो B1 के एलिमेंट को B2 के एलिमेंट्स के लीनियर कॉम्बिनेशन में लिखो, और कोएफिशिएंट वेक्टर तो यहाँ पे आएगा। सो ये जो B1 है दैट इज V1 V2 V3, यही था, एंड दिस इज लाइक W1 W2 W3 जो पहले लिखा था मैंने। सो यू कैलकुलेट दिस मैट्रिक्स। कितना टाइम लगेगा, तो क्या करना होगा, यू हैव टू राइट एलिमेंट्स ऑफ B1 एज अ लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ एलिमेंट्स ऑफ B2। तो वो थोड़ा कैलकुलेशन तो करना पड़ेगा ना।
सो ये लिखना पड़ेगा आपको ऐसा, V1 को B2 के रेस्पेक्ट में, V2 को B2 के रेस्पेक्ट में, V3 को B2 के रेस्पेक्ट में, यही ना? सर आपके पास आंसर है क्या? हाँ आंसर तो होगा, रुको देख लेता हूँ। हाँ एक बार आंसर बोलूं? आप क्या आया, रुक जाओ मैं चेक करता हूँ। तो आपका क्या आंसर आया? मेरा देखता हूँ। बताइए क्या आ रहा है? सर चेंज ऑफ बेसिस मैट्रिक्स B1 टू B2, इसका रो वाइज बोल रहा हूँ। हाफ 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 माइनस हाफ माइनस हाफ हाफ 0 1 0। हाँ सही है। इसके इनवर्स लेने के बाद वो B2 टू B1 हो जाएगा। हाँ चेंज ऑफ यस बेसिस मैट्रिक्स। यस। ओके ठीक है। तो ये आप लोग चेक करो, ये से होता है, इन्होंने हाफ हाफ हाफ, और इनको नहीं समझ आ रहा, फिर मैं कैलकुलेट करता हूँ। आप बताओ अगर नहीं समझ आ रहा कैसे आया। ये वैसे ही जैसे पहले लिखा था मैंने, और यहाँ पे 0 1 0। इसका जब आप इन्वर्स लेंगे तो ये आ जाएगा 1 -1 1 0 0 1 एंड 1 1 0, ऐसा आ जाएगा। सर ये कर दीजिए। हाँ सॉल्व कर दूं? हाँ सर यही आ रहा है। ठीक है जी, आबिर क्या कह रहे हैं आप? ठीक है, ये मैं सॉल्व करूं? ये सर सॉल्व कर दीजिए। ठीक है चलो देखो, इसमें क्या है ना, तो हम लोग क्या करेंगे कि हमें क्या करना है, जो B1 टू B2, तो जो B1 के एलिमेंट है उसको B2 के लीनियर कॉम्बिनेशन में लिखना है। तो B1 का पहला एलिमेंट क्या है 1, तो उसको इसके लीनियर कॉम्बिनेशन में, तो देखो, सो 1 को मुझे लीनियर कॉम्बिनेशन में रखना है C1 टाइम C2 प्लस C3, मतलब C1 W1 प्लस C2 W2 प्लस C3 W2 C3 W3। सो W1 क्या है 2 + x स्क्वायर, सो यहाँ है 2 + x स्क्वायर, एंड W2 है x + x स्क्वायर, W3 है x, तो ये है x + x स्क्वायर और ये है x। अब आपको यहाँ C1 C2 C3 निकालना पड़ेगा। देखो तो ये 1 है ना यहाँ पे, क्योंकि 1 वॉज द फर्स्ट एलिमेंट V1, तो V1 इज 1। सो तो यहाँ सिंप्लीफाई कर लो, तो 1 इज इक्वल टू आएगा, कांस्टेंट टर्म कलेक्ट कर लो, तो कांस्टेंट टर्म बस यहाँ है, बाकी कोई कांस्टेंट टर्म नहीं है, तो 2C1 होगा। मतलब जैसे कांस्टेंट टर्म राइट में, कांस्टेंट टर्म लेफ्ट में x का कोई कोएफिशिएंट नहीं है, राइट में देखो x का कोएफिशिएंट क्या होगा, एक तो C3 आएगा, यहाँ C2 आएगा और यहाँ पे C1 आएगा, तो C1 + C2 + C3, और ये x का कोएफिशिएंट, x स्क्वायर का कोएफिशिएंट देखो, सो लेफ्ट में x स्क्वायर का कोएफिशिएंट 0 है, राइट में x स्क्वायर का कोएफिशिएंट क्या है, यहाँ से C1 है और वहाँ से C2 है, x स्क्वायर। समझ आ रहा क्या किया मैंने? मल्टीप्लाई किया, जैसे समथिंग x प्लस समथिंग x स्क्वायर प्लस कांस्टेंट, कांस्टेंट प्लस समथिंग x प्लस समथिंग x स्क्वायर, लेफ्ट में 1 है जस्ट, तो x का कोएफिशिएंट 0 है, x स्क्वायर का कोएफिशिएंट 0 है, कंपेयर कर लिया। अब इसको सिंपलीफाई करो, सर अब हो जाएगा सर। तो सर वो C1, से C1 निकल आया था, उससे C2 से C3। हाँ यहाँ से अब, हाँ एग्जैक्टली, C2 इज -C1, तो -1/2। अब C1 C2 दोनों आ गया, तो यहाँ से C3 आ जाएगा, -C1 थैंक यू -C2, सर। ठीक है ना? तो ऐसा आ जाएगा। तो ये सिंपली इस तरीके से सेम चीज़ आप हर एलिमेंट के लिए करोगे। तो अभी मैंने क्या किया, जस्ट V1 को लिखा एज द लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ दिस, तो कोएफिशिएंट आया 1/2 -1/2 0, चेक करो 0 आएगा, तो यहाँ से आ जाएगा, है ना, C1 + C2 0 है ना यहाँ से, तो C1 + C2 तो 0 है, तो इतना क्यों टेंशन लेंगे, C1 + C2 ऑलरेडी 0 है मेरे पास वहाँ से, सो 0 इज इक्वल टू C3, सो C3 आ गया, C1 आ गया, C2 आ गया, इसको पुट कर दिया, तो C1 C2 इसको कॉलम में पुट करेंगे, ठीक है ना, सो रिप्लेस इन कॉलम C1 C2 C3, इस तरह से। अगेन विल राइट V2 एज अ लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ दिस, फिर कोएफिशिएंट आएगा 1/2 -1/2 1, फिर V3 को लिखेंगे लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ दिस, तो ये आ जाएगा, फिर इसका इन्वर्स लेंगे तो ये आ जाएगा। सो ये है चेंज ऑफ बेसिस मैट्रिक्स, अगर कैलकुलेट करना हो सो दिस वे यू कैन कैलकुलेट चेंज ऑफ बेसिस मैट्रिक्स। ये डेफिनेशन था, अभी मैं डेफिनेशन लिख रहा हूँ। सो दिस इज द डेफिनेशन ऑफ चेंज ऑफ बेसिस मैट्रिक्स। अभी मैं डिफाइन करता हूँ कुछ, एक और वर्ड आता है क्वाड्रेटिक फॉर्म। ये क्या होता है?
क्वाड्रेटिक मैट्रिक्स के फॉर्म। नीचे कुछ सिंबल विंबल लगाना होता है क्या B1 B2 का? जी जी, मैट्रिक्स के नीचे कुछ सिंबल लगाना पड़ेगा हाँ क्या? वैसे लिख सकते हैं जैसे लोग यहाँ लिखते हैं। अब देखोगे बुक में ऐसा लिखा होगा B1 to B2। यहाँ मान लो ये फॉर एग्जांपल ये Q है, लेट्स से Q मैट्रिक्स इसका नाम है। सो Q मैट्रिक्स है, सो दे राइट यहाँ कहाँ से कहाँ चेंज किया आपने, B2 to B1, तो ऐसे लिख देते हैं कि B1 से B2, मतलब बुक में ऐसा नोटेशन है जो मैं फॉलो कर रहा हूँ, B1 to B2, B2 to B1, तो इस तरह से मैट्रिक्स है, तो ऐसा लिख देते हैं तो वो समझ जाएंगे आप कि B1 से B2 में चेंज हुआ है, B2 से B1 में चेंज हुआ है बेसिस, या वैसे भी लिख सकते हैं B1 से B2। तो उसमें यह है कि प्रॉपर्टी भी होता है, जैसे प्रॉपर्टी लिखते थे, एक थ्योरम होता है, मान लो 3 बेसिस आपको दे रखा है। सो मैट्रिक्स आपने चेंज किया B1 से B2 में, एक दूसरा मैट्रिक्स है जिसको आपने चेंज किया B2 से B3 में, तो ये इक्वल आएगा उस मैट्रिक्स के जो चेंज हुआ होगा B1 से B3 में। मान लो 3 बेसिस दे दिया सपोज, तो P मैट्रिक्स को कॉमन नोटेशन रख रहा हूँ मैं। सो ये है चेंज ऑफ बेसिस मैट्रिक्स व्हेन यू चेंज बेसिस फ्रॉम B1 to B2। दिस इज चेंज ऑफ बेसिस मैट्रिक्स व्हेन यू चेंज बेसिस B2 to B3। सो यहाँ पे ऐसा होगा, लेट, इसको जनरलाइज भी कर सकते हैं। हाँ हाँ हाँ, यस यस, दिस बी अ वेक्टर स्पेस विथ 3 बेसिस, 3 ऑर्डर्ड बेसिस, तो हम ऑर्डर फिक्स कर रखा है। सो ऑर्डर्ड बेसिस B1 B2 B3, जनरलाइज भी कर सकते हैं आप, n तक जा सकते हैं। तो यहाँ पे क्या रिलेशन है, जो मैट्रिक्स आएगा और चेंज ऑफ है ना बेसिस मैट्रिक्स फ्रॉम B1 to B2 को मल्टीप्लाई करेंगे चेंज ऑफ बेसिस मैट्रिक्स B2 to B3, तो इसलिए ऐसा नोटेशन यूज किया गया ताकि ये आपको समझ आए। एंड दिस विल बी इक्वल टू चेंज ऑफ बेसिस मैट्रिक्स फ्रॉम B1 to B3, इस तरह से है। बट ठीक है, अभी मैं जस्ट डिफाइन कर रहा हूँ। तो अभी आते हैं नेक्स्ट, व्हाट इज डेफिनेशन ऑफ क्वाड्रेटिक फॉर्म। ये पहले भी मैंने लिखा था, है ना, क्वाड्रेटिक फॉर्म करस्पॉन्डिंग टू स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स इज 0, हमने यूज़ किया था कुछ दिन पहले कि स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स से करस्पॉन्डिंग जो क्वाड्रेटिक फॉर्म आएगा, और यही बाद में मल्टीवेरिएट एनालिसिस में भी आता है रिग्रेशन में, उसका आप डिस्ट्रीब्यूशन निकालते हैं वहाँ पे क्वाड्रेटिक फॉर्म का, है ना, जब एक्स मल्टीवेरिएट डिस्ट्रीब्यूशन फॉलो करता है। तो क्या होता है, लेट, हाँ, लेट ए बी एन क्रॉस एन मैट्रिक्स, then quadratic form corresponding to matrix A is, क्या लिखते हैं, x ट्रांसपोज AX, यही ना, और यहाँ पे x क्या है, where, what is x, x is a column vector x1 x2 xn, तो ठीक है। सो जैसे ये है, मान लो ये ऐसा है, और a मेरे पास अगर है लेट से a11 a12 a1n, फिर ऐसे ही चलता रहेगा a21 a22 a2n an1 an2 a1nn, दिस इज n क्रॉस n मैट्रिक्स। तो अगर आप सिंप्लीफाई करेंगे x ट्रांसपोज AX, है ना, सो x मैट्रिक्स है, अगर आप x ट्रांसपोज मैट्रिक्स यहाँ अगर लिखेंगे आप x ट्रांसपोज, तो ये ऐसा हो जाएगा x1 x2 xn तक। सो दिस इज द, और ये मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या बन के आता है ना, क्योंकि ये n 1 क्रॉस n है, दिस इज 1 क्रॉस n, तो पहले x ट्रांसपोज है, फिर a 1 क्रॉस n क्रॉस n, फिर ये n क्रॉस 1, तो एट देन 1 क्रॉस 1 आएगा। तो क्या बन के आता है ये, जैसे मैं अगर ऑर्डर में लिखूं तो a11 x1 स्क्वायर, a12 x1 x2, फिर आएगा a13 x1 x3, और ये चलता रहेगा इसी वे में, इसके अलॉन्ग फिर इसके अलॉन्ग फिर इसके अलॉन्ग, लास्ट में आएगा ann क्या होगा xn स्क्वायर। अच्छा, उसका जस्ट पीछे वाला एलिमेंट लिखूं मैं अगर, पहले स्क्वायर वाला सारा टर्म्स एक साथ लिख लेते हैं। हाँ हाँ कोई दिक्कत नहीं, मैं वैसे लिखा नहीं, तो xn देखो ना, तो x यहाँ पे क्या लिखना चाह रहा हूँ मैं, a मान लो nth रो का n-1 कॉलम, ठीक है ना, इस तरह से h3 का भी छोड़ो, ann xn स्क्वायर,
तो ये बनता है एक्चुअली, ये आपका क्वाड्रेटिक फॉर्म। आसान एग्जांपल के लिए मैं बता देता हूँ, आसान, जैसे मान लीजिए मैं 2x2 अभी मैट्रिक्स ले लूँ, जैसे ए है मेरे पास ABCD, तो ये जो x ट्रांसपोज AX बनेगा, तो यहाँ पे x हम लोग लेते हैं x1, x2, ठीक है ना। जब हम वेक्टर की बात करते हैं तो कॉलम वेक्टर, आप पूछ रहे हैं कॉलम ही क्यों लेते हैं, बिकॉज जब हम वेक्टर बोलते हैं तो उसको कॉलम वेक्टर ही कंसीडर करते हैं, इसीलिए, है ना। सो वेक्टर इज डिफाइंड, मतलब एक सर इसका रीजन ये है कि हम वेक्टर्स को कॉलम पिक्चर में देखते हैं और एक लाइन की इक्वेशन को या फिर प्लेन की इक्वेशन को 3D में रो पिक्चर में देखते हैं। ओके तो मतलब ये है कि वेक्टर स्पेस में जो वेक्टर्स होते हैं वो कॉलम वेक्टर्स लेते हैं ना, तो ठीक है, दैट इज ऑल्सो फाइन। सो यहाँ से है ना ये आ जाएगा, तो x ट्रांसपोज आपका आ जाएगा x1, x2। अब इससे आप कैलकुलेट करेंगे तो कितना आएगा, सो आ जाएगा a x1 स्क्वायर, b x1 x2, c x2 x1 और d x2 स्क्वायर, ये ना इस तरीके से आ जाएगा। तो मेनली हम लोग सिमेट्रिक मैट्रिक्स के लिए बात करते हैं। सो अगर ए सिमेट्रिक मैट्रिक्स अगर हो गया, मान लो ऐसा है कि इफ मान लो ए सिमेट्रिक है, ए ट्रांसपोज इज ए, तो इसका मतलब ए कहीं ना कहीं ऐसा हो जाएगा, ए बी बी डी, बी सी को इक्वल कर दिया, तो उस केस में क्या आ जाता है, एक्स ट्रांसपोज ए एक्स जो होगा यहाँ से ए x1 स्क्वायर और b x1 x2 प्लस b x1 x2, सो 2b x1 x2 यही होगा प्लस d x2 स्क्वायर, करेक्ट है यहाँ तक, तो ये आ जाएगा। व्हाट इफ इट इज स्क्यू सिमेट्रिक, जैसे मैं लिख रहा था ना स्क्यू सिमेट्रिक है, अभी के लिए मान लो ए मेरा स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है 2x2 का, स्क्वायर वाला टर्म 0 हो तो जाएगा। 0 0 और यहाँ मान लीजिए ये माइनस b, यहाँ प्लस b, सो क्या आएगा, तो ये सारे टर्म 0 हो जाएंगे ना, तो सारे टर्म 0 हो जाएंगे। सर मेरी आवाज आ रही है? हाँ हाँ कमल आपकी आवाज आ रही है। सर थोड़ा स्लो पढ़ाइएगा सर, तेजी से आप पढ़ा रहे हैं। फास्ट चल रहा है अच्छा अभी तो मैंने क्या डिफाइन किया, देखो क्वाड्रेटिक फॉर्म ही तो एक्सप्लेन कर रहा हूँ, पहले मैंने चेंज ऑफ बेसिस मैट्रिक्स डिफाइन किया, अब ये डिफाइन कर रहा हूँ जस्ट डिफरेंट टाइप के क्वाड्रेटिक फॉर्म्स। बाकी जो समझ नहीं आ रहा पूछिए आप, अभी तो मैं बेसिक पढ़ा रहा हूँ जस्ट, मतलब बेसिक मतलब डेफिनेशंस। अभी मैं डिफाइन करूंगा, क्या बोलते हैं उसे, सर समझ आ रहा है, लेकिन आप स्क्रीन को मतलब अच्छा जल्दी change फास्ट, कर दे रहे हैं तो अच्छा फास्ट फास्ट मूव कर रहे हैं इसीलिए, ओके ओके ठीक है, हाँ 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 अच्छा ठीक है ठीक है, तो एक्चुअली मैं आज खत्म करने के मूड में इसीलिए ना, ओके। तो है ना स्क्रीन फास्ट चेंज हो रहा है, हमने भी क्या डिफाइन किया, तो हमने यहाँ से स्टार्ट किया चेंज ऑफ बेसिस मैट्रिक्स डिफाइन किया, फिर मैंने यहाँ डिफाइन किया है क्वाड्रेटिक फॉर्म क्या होता है, तो क्वाड्रेटिक फॉर्म में ए कोई n क्रॉस n की मैट्रिक्स है, तो x ट्रांसपोज ax इज कॉल्ड क्वाड्रेटिक फॉर्म, ठीक है। तो x क्या होता है, कॉलम वेक्टर है आपका, एक मैट्रिक्स है कोई भी, तो इन जनरल ये था, तो हमने कहा इसको बेसिक्स 2x2 के लिए देखते हैं, तो ये a b c d 2x2 की मैट्रिक्स है, तो इसके लिए आपका x ट्रांसपोज ax आएगा a x1 स्क्वायर, b x1 x2, c x2 x1 एंड d x2 स्क्वायर, यही है। और अगर मैंने कहा कि मान लो सिमेट्रिक हो जाए सपोज, सो अगर सिमेट्रिक हो गया इसका मतलब ए बी सी डी, तो सिमेट्रिक तभी होगा जब डायगोनल पे सेम, मतलब ये जो एलिमेंट है ना बी और सी सेम होगा तभी सिमेट्रिक होगा, तो मैंने सी को बी के इक्वल रख दिया, तो यही चीज़ दोबारा लिख रहा हूँ मैं, तो बी सी इक्वल हो गया तो ऐसा हो गया, ठीक है। अब मान लो अगर स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स ले ले, मैं ये बोल रहा हूँ कि मान लो ए इज अ 2x2 स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, तो क्या होगा, तो यहाँ से आप कैलकुलेट करेंगे क्या होगा, जैसे 0x1 स्क्वायर, फिर यहाँ आएगा माइनस b1 x1 x2 प्लस b x2 x1 प्लस 0x2 स्क्वायर, तो कितना आ जाएगा, 0 ही आ जाएगा क्योंकि ये कैंसिल हो जाएगा। तो ये इन जनरल थ्योरम है कि एक कोई भी स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगा, सो है ना, ये हमने पहले भी यूज किया ना, यस सर, एक बार ये इसी को यूज करके सॉल्व किया। क्वेश्चन में हम लोग इसको यूज कर रहे थे। सो लेट ए बी अ या ए बी एन n क्रॉस n स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, बिना यूज किए भी बन जाता है। देन क्या होता है x ट्रांसपोज ax, ये एग्जैक्टली 0 आएगा, तो क्वाड्रेटिक फॉर्म करस्पॉन्डिंग टू स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स 0 आएगा, ये एक एग्जांपल था। सो दिस वाज जस्ट एन एग्जांपल, ठीक है। तो मैं दो चीज़ें डिफाइन की हैं कि चेंज ऑफ बेसिस मैट्रिक्स क्या होता है, b1 से b2 या b2 से b1, और दूसरा मैं डिफाइन कर रहा हूँ क्वाड्रेटिक फॉर्म क्या होता है ना। तो क्वाड्रेटिक फॉर्म का ये डेफिनेशन है,
तो स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स से करस्पॉन्डिंग एक्स ट्रांसपोज ए एक्स हमेशा 0 आएगा। तो इसको बोलते हैं क्वाड्रेटिक फॉर्म, मतलब एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना रहा है ना कहीं ना कहीं x1 x2 में। सो मेनली इसका रिलेवेंस हम लोग आगे यूज करते हैं सिमेट्रिक के लिए। तो अगर मैं आगे देखूं कि ठीक है भाई, क्वाड्रेटिक फॉर्म जस्ट डिफाइन किया है, एक रिजल्ट यहाँ लिखा है कि अगर n क्रॉस n स्क्यू सिमेट्रिक है तो एक्स ट्रांसपोज ए एक्स 0 होगा। अच्छा, जैसे सिमेट्रिक मैट्रिक्स हम क्या लिख रहे थे, इस तरह से होता है। अब मान लो 3x3 का मेरे पास कोई सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, लेट से ए बी सी, तो यहाँ बी सी होगा, मान लो डी, या कुछ और नंबर ले लो है ना, डी ई एफ, मान लीजिए ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स है ना, तो यहाँ ए ट्रांसपोज ए के इक्वल है। दिस इज सिमेट्रिक मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3। ठीक है, ये 3x3 की सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। अब इसके करस्पॉन्डिंग क्या आएगा, एक्स ट्रांसपोज ए एक्स। सो वैसे ही ए स्क्वायर, तो यहाँ x डिपेंड करता है, आप x क्या ले रहे हो, x1 x2 x3 ले रहे हो, आप चाहो तो xy z भी ले सकते हो है ना। तो ठीक है, अभी ax1 स्क्वायर 2b x1 x2 प्लस 2c x1 x3। देखो इनको समझ नहीं आया, बता देखो यहाँ पे हो कह रहा है ये x1 x2 x3 x1 x2 x3। जब a ले रहे हो तो x1 x1 मल्टीप्लाई हो रहा है, जब आप b ले रहे हो तो x1 x2 मल्टीप्लाई हो रहा है, इस तरह से। एंड 2c x1 x3, फिर b का तो हो गया, आगे d के साथ d x2 स्क्वायर e x2 x3, और आगे बचेगा ए बी सी डी ई एफ है ना। सो आगे होगा एफ एक्स 3 स्क्वायर। चेक कीजिए, तो ये क्वाड्रेटिक फॉर्म है करस्पॉन्डिंग टू अ सिमेट्रिक मैट्रिक्स। अगर मैं यहाँ स्क्यू सिमेट्रिक लूंगा फिर 0 आएगी। अगर मैं इसी को स्क्यू सिमेट्रिक बनाने की कोशिश करूं, जैसे 0 0 0, यहाँ है ए बी, तो यहाँ माइनस ए माइनस बी, यहाँ सी, यहाँ माइनस सी। सो जो ही आप एक्स ट्रांसपोज ए एक्स निकालेंगे क्या आएगी, ये 0 आएगी है ना, यही आएगी। क्योंकि आप लिखेंगे 0x1 के बाद 0x2, यहाँ प्लस माइनस कैंसिल, तो ये कैंसिल और ये कैंसिल हो जाएगा। तो स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स से करस्पॉन्डिंग क्वाड्रेटिक जो फॉर्म है वो 0 के इक्वल आएगी। अच्छा, इस क्वाड्रेटिक फॉर्म का यूज क्या है, तो इसके हेल्प से हम डिफाइन करेंगे पॉजिटिव डेफिनेट मैट्रिक्स। सो व्हाट इज डेफिनेशन ऑफ पॉजिटिव डेफिनेट मैट्रिक्स। देखो अभी मैंने दो चीजें डिफाइन किया। अभी मैंने डिफाइन किया चेंज ऑफ बेसिस मैट्रिक्स, एक कि सिंपल दो बेसिस दिया हुआ है तो मुझे एक मैट्रिक्स लिखना है, चेंज ऑफ बेसिस मैट्रिक्स क्या होगा। और अभी डिफाइन किया कि क्वाड्रेटिक फॉर्म क्या होता है। तो क्वाड्रेटिक फॉर्म का एक्सप्रेशन है एक्स ट्रांसपोज ए एक्स। ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है n वेरिएबल्स में। क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ना ये n वेरिएबल्स में। अगर a n क्रॉस n की मैट्रिक्स है तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है n वेरिएबल में, या क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बोलो, n इक्वेशन बोलेंगे इक्वल टू 0 करना पड़ेगा। सो इट इज नॉट क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इट्स अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इन n वेरिएबल है ना। तो ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है n वेरिएबल में, a1 a2 an, यहाँ पे मतलब कोई ये तो कोएफिशिएंट्स है, ये वेरिएबल है x1 x2 xn। अब इसका यूज क्या है, मैं अगर पूछूं तुमसे कि व्हाट इज डेफिनेशन ऑफ, तो भी डिफाइन किया क्वाड्रेटिक फॉर्म होता क्या है। क्वाड्रेटिक फॉर्म इज क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इन n वेरिएबल x1 x2 xn करस्पॉन्डिंग टू अ मैट्रिक्स n क्रॉस n मैट्रिक्स। शुरू में था कि दो बेसिस दिया है तो उससे चेंज ऑफ बेसिस मैट्रिक्स क्या आएगा। अभी मैं डिफाइन कर रहा हूँ पॉजिटिव डेफिनेट मैट्रिक्स क्या होता है। पॉजिटिव डेफिनेट मैट्रिक्स का डेफिनेशन क्या है, व्हाट इज डेफिनेशन ऑफ पॉजिटिव डेफिनेट मैट्रिक्स। A matrix which has all eigenvalues are positive. सिमेट्रिक होना चाहिए ना। तो इसके कई सारे रिजल्ट्स हैं, तो डेफिनेशन आप कहाँ से स्टार्ट करोगे। क्वाड्रेटिक फॉर्म का टर्म में लिख दूं, तो let A be a real symmetric matrix so यहाँ पे बोलेंगे, या मैं ऐसा बोलूं कि a real symmetric matrix A
इज पॉजिटिव डेफिनेट इफ एंड ओनली इफ क्या होना चाहिए, x ट्रांसपोज ए x इज पॉजिटिव फॉर ऑल x बिलोंग्स टू Rn, नॉन जीरो ना, फॉर नॉन जीरो x बिलोंग्स टू Rn, फॉर ऑल x नॉन जीरो एंड x बिलोंग्स टू Rn। तो ये एक डेफिनेशन है, तो इसको मैं यहां लिख देता हूं ये। सो रियल सिमेट्रिक मैट्रिक्स, वही बात है, सिमेट्रिक अभी लिख रहा हूं तो रियल की बात करूंगा। तो अ सिमेट्रिक मैट्रिक्स इज सेड टू बी पॉजिटिव डेफिनेट इफ एंड ओनली इफ, ये जो क्वाड्रेटिक फॉर्म है ना वो पॉजिटिव होने चाहिए फॉर ऑल x इज नॉन जीरो, फॉर ऑल नॉन जीरो x, है ना। और x क्या होगा, Rn में होगा, मतलब x की जो वैल्यू है, और a यहाँ n क्रॉस n की मैट्रिक्स ले रहा हूं मैं। सो a इज n क्रॉस n मैट्रिक्स, जहां a ट्रांसपोज a है, सिमेट्रिक माना है। और x क्या होगा, x1 x2 xn, ये कॉलम वेक्टर है आपके पास, ठीक है। सो वेक्टर स्पेस के एलिमेंट्स को वेक्टर बोलेंगे, वेक्टर को कॉलम वेक्टर लेते हैं। तो इसी का थ्योरम होता है, तो ये चेक करना थोड़ा डिफिकल्ट होता है। सो थ्योरम होता है कि अ सिमेट्रिक मैट्रिक्स A is positive definite if and only if all of its eigenvalues are positive। देखो, तो एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होगी, पॉजिटिव डेफिनेट होगी इफ एंड ओनली इफ, ठीक है ना, इसकी सारी आइगन वैल्यू पॉजिटिव हो जाए। तो एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स जिसकी सारी आइगन वैल्यू पॉजिटिव है वो क्या होगी, पॉजिटिव डेफिनेट होगी, ठीक है। रैंक इज इक्वल टू सिग्नेचर इज इक्वल टू ऑर्डर। ओके, तो और थ्योरम एक और है, इसको अगर आगे लिखे दूसरा, तो इसी को एक्सटेंड अगर करें तो ये थ्योरम आता है। अभी मैं एग्जांपल लिखता हूँ, फिर आप ये तीनों चीज़ वेरीफाई कर सकते हैं एक साथ कि अ सिमेट्रिक मैट्रिक्स इज पॉजिटिव डेफिनेट इफ एंड ओनली इफ ऑल इट्स प्रिंसिपल माइनर्स। कि प्रिंसिपल माइनर्स क्या होते हैं, जैसे 1 क्रॉस 1 का सब मैट्रिक्स, इनका वर्ड क्या है, सो दे राइट लीडिंग प्रिंसिपल सब मैट्रिक्स, एवरी लीडिंग प्रिंसिपल सब मैट्रिक्स हैज पॉजिटिव डिटर्मिनेंट, है ना। सो कह रहा है इफ एंड ओनली इफ एवरी, मैं इसी के वर्ड में लिख देता हूँ, लीडिंग प्रिंसिपल, एवरी लीडिंग प्रिंसिपल सब मैट्रिक्स, है ना, प्रिंसिपल सब मैट्रिक्स हैज पॉजिटिव डिटर्मिनेंट। अब एक एग्जांपल के थ्रू मैं तीनों चीज वेरीफाई करता हूं। देखो, हमने एक डेफिनेशन और दो थ्योरम लिखे हैं, एक एग्जांपल लिखते हैं और इससे वेरीफाई करते हैं इस कंडीशन को। एक बार पढ़ लीजिए आप लोग। कोई भी एग्जांपल आप लीजिए और चेक कीजिए वो सिमेट्री, वो पॉजिटिव डेफिनेट होगा कि नहीं होगा। सर एक टेस्ट और है, एक टेस्ट और है जानने का पॉजिटिव डेफिनेट मैट्रिक्स, पिवट टेस्ट। कौन सा टेस्ट? पिवट टेस्ट, हाँ, जिसमें पाइवट। सारी पिवट्स पॉजिटिव होनी चाहिए। हाँ, तो उसके लिए आपको इक्लोन फॉर्म में कन्वर्ट करना पड़ेगा।
इफ द, है ना, सर लीडिंग मतलब क्या हुआ? लीडिंग लीडिंग मतलब मैं Leading- बताता हूँ एग्जांपल्स, है ना। सो पाइवर्ट्स जो होंगे वो पॉजिटिव होंगे, है ना। तो मैं एक एग्जांपल से बताता हूँ आपको। तो अभी एक एग्जांपल लेते हैं। मान लो अभी मैंने ले लिया एक मैट्रिक्स ए है जो कि आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, 1 0 0 0 1 0। मैं जस्ट वेरीफाई कर रहा हूँ, 0 0 1। ये 3x3 के मैट्रिक्स। द क्वेश्चन इज इट अ पॉजिटिव डेफिनेट मैट्रिक्स? ये मुझे चेक करना है। तो पहला तरीका अगर लगाएंगे तो एक्स ट्रांसपोज ए एक्स निकालेंगे। तो एक्स ट्रांसपोज ए एक्स किसके इक्वल आएगी यहाँ पे, क्योंकि बाकी सारी तो जीरो है। सो x1 स्क्वायर प्लस x2 स्क्वायर प्लस x3 स्क्वायर, यही आएगा क्योंकि डायगोनल 1 है। क्वाड्रेटिक फॉर्म अगर निकालेंगे, दिस इज क्वाड्रेटिक फॉर्म, और ये हमेशा पॉजिटिव होगा फॉर ऑल x नॉन जीरो। सो पहला तरीका ये पॉजिटिव है। सेकेंड तरीका क्या था? तो ये है, दूसरा है सिमेट्रिक मैट्रिक्स ए इज इफ एंड ओनली ऑल इट्स आइगन वैल्यूज आर पॉजिटिव। तो ये सिमेट्रिक है, पहली बात सिमेट्रिक तो होना ही चाहिए। तो सिमेट्रिक होना तो नेसेसरी कंडीशन है, ठीक है। सो ए ट्रांसपोज ए है, अगर इसका आइगन वैल्यूज निकालेंगे तो 1 1 1 आएगी, और ये तीनों पॉजिटिव है, तो ये पॉजिटिव डेफिनेट है। थर्ड वाली क्या कह रही थी कि सिमेट्रिक मैट्रिक्स इज पॉजिटिव डेफिनेट इफ एंड ओनली एवरी लीडिंग प्रिंसिपल सब मैट्रिक्स हैज पॉजिटिव डिटर्मिनेंट। तो लीडिंग प्रिंसिपल सब मैट्रिक्स मतलब ये हो गया, ये 1x1 का लीडिंग प्रिंसिपल सब मैट्रिक्स हो गया पहला। ये हो गया 2x2 का लीडिंग प्रिंसिपल सब मैट्रिक्स, और ये खुद हो गया 3x3 का लीडिंग प्रिंसिपल सब मैट्रिक्स, ठीक है। तो सब मैट्रिक्स मतलब मैं अभी बोल दूं कि मान लो M1 है, तो एक सब मैट्रिक्स है जस्ट 1x1 का। दूसरा प्रिंसिपल लीडिंग सब मैट्रिक्स है 1 0 0 1 का। M3 तीसरा आपका जो लीडिंग सब मैट्रिक्स है वो खुद वो मैट्रिक्स है ना। तो वो कैसे सिलेक्ट करते हैं लीडिंग प्रिंसिपल सब मैट्रिक्स? हाँ, लीडिंग मतलब 1x1 का ब्लॉक लो ऊपर से, ये दिस इज द 1x1, यही हमेशा रहेगा फिक्स। ये 2x2 का है और ये 3x3 का है। दिस इज द डेफिनेशन ऑफ प्रिंसिपल सब मैट्रिक्स। मतलब फर्स्ट कॉलम का एलिमेंट जो है वो 1x1 का प्रिंसिपल सब मैट्रिक्स बना रहा है, फिर 2x2 का ये जो मैट्रिक्स है प्रिंसिपल सब मैट्रिक्स है, और ये 3x3 का ये खुद ही, अगर 4x4 का मैट्रिक्स होता तो उसके अकॉर्डिंग इंक्रीज होता जाता। ये चीज है। सो हर मैट्रिक्स में यही होगा, चेंज नहीं होगा, दिस इज ऑलवेज फिक्स्ड कि 1x1 में पहला फर्स्ट रो की फर्स्ट कॉलम की एंट्री वो फर्स्ट है। फिर जो ऊपर से लेफ्ट में टॉप 4 एलिमेंट है, मतलब 2x2 की सब मैट्रिक्स है, दिस इज द प्रिंसिपल सब मैट्रिक्स। तो डिटर्मिनेंट निकालो। सो M1 का डिटर्मिनेंट 1, यहाँ तो मैं एग्जांपल आसान लिया हूँ सो दैट आपको दिखा सकूं कि ये ऐसा है, ये आ जाएगा। तो ये तीनों पॉजिटिव है इसलिए। बाकी पाइवर्ट का वो बता रहा था, एक और थ्योरम पाइवर्ट वाला है ना। सो पाइवर्ट का क्या है कि सर प्रीवियस पेज। हाँ, तो सर हो गया। Sir, if any other matrix having a positive eigenvalues but it is not symmetric, then it will not be positive definite matrix. हाँ, क्योंकि सिमेट्रिक होना जरूरी है। यस, सो अगर पॉजिटिव है तो दैट विल नॉट बी ए पॉजिटिव डेफिनेट। पॉजिटिव डेफिनेट के लिए सिमेट्रिक होना नेसेसरी कंडीशन है, ठीक है। तो पहले से सिमेट्रिक चेक करना पड़ेगा। यस एग्जैक्टली, पहले सिमेट्रिक चेक करना होगा। अब सिमेट्रिक होगा उसके बाद देखेंगे सारी आइगन वैल्यू पॉजिटिव है तो पॉजिटिव डेफिनेट है, या सिमेट्रिक है और जितने भी प्रिंसिपल सब मैट्रिसेस हैं उसका डिटर्मिनेंट पॉजिटिव है, या फिर जो क्वाड्रेटिक फॉर्म एक्स ट्रांसपोज ए एक्स है दैट शुड बी पॉजिटिव। ये चौथा भी लिख रहा हूँ मैं, पाइवट एलिमेंट जो होंगे। सो यहाँ तो पाइवट एलिमेंट ये खुद ही ये पाइवट एलिमेंट्स हैं। पाइवट एलिमेंट इज द फर्स्ट नॉन जीरो एलिमेंट इन एनी रो आफ्टर कन्वर्टिंग इनटू रो इक्लॉन फॉर्म, तो वो पाइवट एलिमेंट आएगा। Sir, x transpose ax is greater than 0 means क्या है?
हाँ, 0 फॉर ऑल x नॉन जीरो, ये फॉर ऑल नोटेशन है, फॉर ऑल x नॉन जीरो। x जो है वो वेक्टर है एक्चुअली, यहाँ पे जो x हम लिखते हैं ना, सो दिस x हेयर इज x1 x2 x3, ये है मेरे पास। इसका कोफिशिएंट कोएफिशिएंट नहीं, जैसे x वेक्टर है, ये जो x मैट्रिक्स है ना, दैट शुड बी नॉन जीरो। मतलब x एक कॉलम मैट्रिक्स है, x इज लाइक अ कॉलम मैट्रिक्स, सो दैट शुड बी अ नॉन जीरो मैट्रिक्स। मतलब उसका उसके अंदर का एंट्री 0 हो सकता है। हाँ, एक एलिमेंट, दो एलिमेंट जीरो हो सकता है, एटलीस्ट वन नॉन जीरो होने चाहिए एलिमेंट। अगर तीन है ना, अगर ए मान लो x1 x2 जीरो कर दो और x3 1 है, तब भी ये नॉन जीरो है। सो वेक्टर नॉन जीरो होने चाहिए। हाँ, मतलब कंप्लीट वेक्टर 0 होगा तब 0 होगा, अदरवाइज एटलीस्ट 1 अगर नॉन जीरो है तो दैट मींस पॉजिटिव। हाँ, जैसे मैट्रिक्स में भी होता है ना, मान लीजिए 3x3 के मैट्रिक्स है, जैसे ये नॉन जीरो मैट्रिक्स है। क्यों नॉन जीरो मैट्रिक्स है? इसमें बहुत सारे एलिमेंट जीरो है, स्टिल इट इज अ नॉन जीरो मैट्रिक्स, बिकॉज इसमें कम से कम एक एलिमेंट नॉन जीरो है। तो वैसे ही वैक्टर में है कि अगर वैक्टर के कम से कम एक एलिमेंट नॉन जीरो तो नॉन जीरो वैक्टर माना जाएगा। तो इवन 1 1 0 या 1 0 0 इज अ नॉन जीरो वैक्टर, ये चीज़ है। तो कम से कम एक इनमें से नॉन जीरो होगा ना। जैसे मैं दूसरा एग्जांपल लिखता हूँ, मान लो ए मेरा ऐसा है, सो लेट्स से 1 0 0 0 1 0 0 0 0, क्या ये मैट्रिक्स पॉजिटिव डेफिनेट होगा? यस सर, चेक करो ध्यान से। 0 0 नो सर, नहीं नो नहीं सर। होगा। ऑल आइगन वैल्यू आर नॉट पॉजिटिव। हाँ, इसकी आइगन वैल्यू है ना, कोई एक तरीका देख सकते हो, किसी भी एक तरीके से आप देख सकते हो। तो यहाँ लिखा है 1 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0, तो इसकी आइगन वैल्यू 1 1 0 आएगी। तो 0 इज नॉट पॉजिटिव, तो दिस इज नॉट पॉजिटिव डेफिनेट, सो दिस इज नॉट अ पॉजिटिव डेफिनेट मैट्रिक्स। ठीक है, ये पॉजिटिव डेफिनेट नहीं है। एक डिटरमिनेंट m3 भी 0 आ जाएगी, डिटरमिनेंट ऑफ m3 0। हाँ, है ना। सो किसी भी एक तरीके से आप देख सकते हैं। तो है ना, यहाँ तीन थ्योरम लिखा, चौथा मैं लिख देता हूँ। तो असिमेट्रिक मैट्रिक्स, सिमेट्रिक मैट्रिक्स ए इज पॉजिटिव डेफिनेट, है ना। ये सब पॉजिटिव डेफिनेट, ये सब अजम्पशन आएगा मल्टीवेरिएट डिस्ट्रीब्यूशन में, है ना, ये सब अजम्पशंस में आते हैं वहाँ पे। तो उसके बाद आप डिस्ट्रीब्यूशंस निकालते हो ना, या जैसे वेरिएंस कोवेरिएंस मैट्रिक्स जो होते हैं वो पॉजिटिव डेफिनेट होता है हमेशा, है ना। तो असिमेट्रिक मैट्रिक्स ए इज पॉजिटिव डेफिनेट। सर यहाँ सिमेट्रिक मतलब स्क्यू सिमेट्रिक भी हो सकता है ना? नहीं भाई, सिमेट्रिक मतलब सिर्फ सिमेट्रिक, स्क्यू सिमेट्रिक नहीं। तो इफ एंड ओनली इफ ऑल पाइवट एलिमेंट्स जो होंगे, ऑल पाइवट्स आर पॉजिटिव, है ना। तो उसके लिए आपको एलिमेंट्री ऑपरेशन लगा के इकोलॉन फॉर्म में लाना पड़ेगा, है ना। सभी के लिए एग्जांपल लिखता हूं, आप ये एग्जांपल बताओ। ये एक मैट्रिक्स है, दिस इज 2 -1 0 -1 2 -1 0 -1 2, क्या ये पॉजिटिव डेफिनेट है? किसी भी तरीके से, चार तरीका हमने लिखा है। सो है ना, एक्स ट्रांसपोज एक्स पॉजिटिव एक्स नॉन जीरो के लिए सिमेट्रिक ऑल आइगन वैल्यू पॉजिटिव हो जाए, या प्रिंसिपल सब मैट्रिक्स जो है लीडिंग प्रिंसिपल सब मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट पॉजिटिव हो, या पाइवट एलिमेंट पॉजिटिव हो। तो ये थोड़ा लेंदी वे हो जाएगा, आपको एक इकोलॉन फॉर्म में कन्वर्ट करना पड़ेगा उसके लिए। सो एक बार चेक करके बताओ, जैसे भी आपको ठीक लगता है।
सो इफ ए इज सर पॉजिटिव डेफिनेट है, सो इफ ए इज पॉजिटिव डेफिनेट मैट्रिक्स, देन पहला पॉइंट ये है कि बताओ इसका डिटर्मिनेंट क्या हो सकता है और इसका रैंक क्या हो सकता है। अगर ए कोई n क्रॉस n पॉजिटिव डेफिनेट मैट्रिक्स है, सो व्हाट कैन यू से अबाउट डिटर्मिनेंट ऑफ ए एंड व्हाट कैन यू से अबाउट रैंक ऑफ ए? सर रैंक फुल रैंक मैट्रिक्स होगी और डिटरमिनेंट पॉजिटिव होगा। रैंक फुल होगा ना, n वही ना, और डिटर्मिनेंट हैज टू बी पॉजिटिव, मतलब नेगेटिव ही नहीं हो सकता, नॉन जीरो ठीक है, डिटर्मिनेंट हैज टू बी पॉजिटिव। ये वन वे सर स्टेटमेंट। पॉजिटिव डेफिनेट है, हाँ पॉजिटिव डेफिनेट है इसमें। जी जी जी, इफ ए इज, यहाँ लिख रहा हूं मैं, इफ ए इज n क्रॉस n पॉजिटिव डेफिनेट, पॉजिटिव डेफिनाइट जो भी पढ़ते हो आप। सर पिवोट अगर जीरो नहीं आया तो हम माइनस को कॉमन लेके बाहर निकाल देंगे तो वो निगेटिव से पॉजिटिव नहीं हो जाएगा। पिवोट जीरो नहीं आया मतलब? पिवोट मतलब निगेटिव है तो उसको हम माइनस बाहर करके पॉजिटिव तो बना सकते हैं। बना सकते हैं हाँ, तो कोई भी मैट्रिक्स को हम ट्राई कीजिए आप। तो हम लोग जब एलिमेंट्री ऑपरेशन लगाते हैं रैंक निकालने के लिए, कोई कंडीशन नहीं होता, रैंक इज प्रिजर्व्ड अंडर एलिमेंट्री ऑपरेशन, एनी एलिमेंट्री ऑपरेशन। रो इक्लॉन फॉर्म लगा रहे हैं, सिर्फ आपको रो ही लगाना पड़ेगा, इक्लॉन फॉर्म में कन्वर्ट कर रहे हैं तो। एक्चुअली सर पॉजिटिव डेफिनेट होगा, अप्लाई होगा सिमेट्रिक्स, मैट्रिक्स मस्ट होना पड़ेगा। हाँ सिमेट्रिक होना बहुत जरूरी है, सिमेट्रिक इज अ नेसेसरी कंडीशन। ओके सर। ठीक है, ये क्या समझ आया? तो कई सारे देखो, अब कई सारे तरीका था, हम एक्स ट्रांसपोज एक्स निकालेंगे, इतना लेंदी होगा। सिंपल ये करो, सब मैट्रिक्स ले लो, A1 जो सब मैट्रिक्स है 2, इसका डिटर्मिनेंट निकाल लो। लीडिंग प्रिंसिपल सब मैट्रिक्स, ये 2 -1 -1 2, और थर्ड वाला तो खुद ही है, जो तीसरा प्रिंसिपल सब मैट्रिक्स वो खुद ही है, इसका डिटर्मिनेंट निकाल लो। तो A1 का डिटर्मिनेंट तो 2 आ गया, A2 का डिटर्मिनेंट निकालोगे 4 -1 3 आ गया, और A3 जो थर्ड प्रिंसिपल सब मैट्रिक्स है विच इज A ओनली, और इसका डिटर्मिनेंट क्या आएगा चेक करो, ये 4 आएगा। ठीक है, 4 सो ऑल प्रिंसिपल सब मैट्रिक्स हैव पॉजिटिव डिटर्मिनेंट, मीन्स इट इज अ पॉजिटिव डेफिनेट। तो इसका रैंक 3 होगा, डिटर्मिनेंट ऑब्वियसली पॉजिटिव होगा, इसका रैंक 3 होगा, है ना। तो एक और कंडीशन है इसका, एक और कंडीशन ये है, ठीक है, ये एक और मैं थ्योरम लिखता हूं। सो दिस थ्योरम इज अ सिमेट्रिक मैट्रिक्स A is positive definite, so positive definite matrix if and only if there exists an invertible matrix P such that A is equal to P ट्रांसपोज P, क्या लिखा P ट्रांसपोज P, हाँ ऐसा हो जाए। तो अगर आप किसी सिमेट्रिक मैट्रिक्स को ऐसा अगर लिख पाते हो, देयर एग्जिस्ट इन्वर्टिबल मैट्रिक्स, एक ऐसा इन्वर्टिबल मैट्रिक्स आपको P मिल गया इस तरीके से कि P ट्रांसपोज P अगर A हो जाए, तो इसका मतलब ये पॉजिटिव डेफिनेट होगा। ये कैसे आया? सोचो आप कैसे आएगा। सो जिन लोगों ने न्यूमेरिकल एनालिसिस पढ़े होंगे तो वहाँ एक टॉपिक आता है चोलेस्की डीकॉम्पोजिशन, ऐसा कुछ वर्ड सुना है?
तो उसमें ये यूज होता है वहां पे, या फैक्टराइजेशन जो होता है, मैट्रिक्स को डिकम्पोज करते हैं 2 पार्ट में, तो इसको यूज करके वहां पे इस थ्योरम के हेल्प से वहां पे मैट्रिक्स को फैक्टराइज किया जाता है 2 मैट्रिक्स में। तो थ्योरम है, इसके लिए आपको प्रूफ देखना पड़ेगा। तो एक एग्जांपल इसमें हम देख सकते हैं। तो लाइक जैसे एग्जांपल के लिए मैं एक एग्जांपल देता हूँ इसको जस्टिफाई करने के लिए। सो मेरे पास एक ए मैट्रिक्स है 10 5 2 5 3 2 एंड 2 2 3। पहले आप ये चेक करो क्या ये पॉजिटिव डेफिनेट है या नहीं है। इज इट अ पॉजिटिव डेफिनेट मैट्रिक्स? सिंपल, जस्ट आप ये देख लो, इफ एंड ओनली इफ सिमेट्रिक होनी चाहिए पहली बात। तो पहली चीज सिमेट्रिक होनी चाहिए, वो है। अब आप प्रिंसिपल सब मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट निकाल लो, तो 1 क्रॉस 1 वाले का 10 आ जाएगा। दूसरा जो प्रिंसिपल सब मैट्रिक्स ये होगा 30 - 25 5 आ जाएगा। तीसरा जो है वो खुद ए ही है, तो इसका डिटर्मिनेंट ये थर्ड सब मैट्रिक्स खुद ही होगा ये, तो इसका आप निकाल लो डिटर्मिनेंट। सो ये भी पॉजिटिव आएगा, चेक करो, ये आई थिंक 3 आता है। पॉजिटिव ही आ रहा है। सो ये 3 आएगा। सो ये पॉजिटिव डिटरमिनेंट है, सिमेट्रिक मैट्रिक्स सच दैट ऑल प्रिंसिपल सब मैट्रिसेस हैव पॉजिटिव डिटर्मिनेंट। नाउ अब जो पूछ रहा था इसको मैं लिख सकता हूं, ए कैन बी रिटन एज पी ट्रांसपोज इनटू पी, वेयर यहाँ पे जो पी मिलेगा, इसका एक प्रोसेस है, लाइक एक एल्गोरिथम है जिसके थ्रू आप कैलकुलेट कर सकते हैं। सो मतलब एलिमेंट्री ऑपरेशन लगा के पी निकाला जा सकता है। तो यहाँ पे एक तरीका है हमारे पास, है ना, जैसे एक एल्गोरिथम है। सो आप सर्च कर सकते हो ना, ये एल्गोरिथम फॉर द चोलेस्की डिकम्पोजिशन या फैक्टराइजेशन। तो ये वो टेक्निक है जिससे हम ये ब्रेक करते हैं इसको। तो इसके लिए तुम्हारा जो आंसर मिलेगा पी, जो मैं कह रहा हूँ, ये आएगा √10 1/√2। इसको थोड़ा ऊपर कर लिख देता हूँ, लार्ज लिखना पड़ेगा। सो यहाँ पे जो हमें मैट्रिक्स मिलेगा, ये जो पी मैट्रिक्स मैं कह रहा हूँ आपको, दैट विल बी हेयर। इस वाले एग्जाम्पल के लिए इट इज एक्चुअली √10। बट ये मेथड बहुत डिफिकल्ट होगा ना ये अप्लाई करना, बिकॉज वो मैट्रिक्स ढूंढना इज अ डिफिकल्ट टास्क। तो बस एक थ्योरम है, अगर मान लो इस तरह के ऑप्शन में लिखे आते हैं एग्जाम में, तो आप डिसाइड कर पाओगे। सो जैसे ये √10 है, 1/√2, √3/√5। सो ये डायगोनल एलिमेंट्स हैं, यहाँ पे है √2 और यहाँ पे 2/√10 और 5/√10। ये फर्स्ट रो है, यहाँ पे 0 0 0। एक्चुअली अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स है, यहाँ पे कहीं ना कहीं जो P है एक अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स है यहाँ पे। आप यहाँ चेक कर सकते हो, P ट्रांसपोज P आपका 1 के इक्वल आएगा। इसका प्रूफ भी है, बट मैं प्रूफ लिखना नहीं चाहता क्योंकि इतना टाइम नहीं है, प्रूफ लिखने में पूरा क्लास चला जाएगा। सो आओ कुछ क्वेश्चंस ट्राई करते हैं अभी। तो अभी मैंने क्या डिफाइन किया, आज मैंने 3 चीज़ें डिफाइन की है ना। अभी हमने क्या नहीं, जैसे डिफाइन किया चेंज ऑफ बेसिस मैट्रिक्स क्या है, हाउ टू ऑब्टेन इट, मतलब मेनली कैसे निकालने। एक वेक्टर स्पेस दे रखा होगा, 2 बेसिस दे रखा होगा, आपसे पूछेगा चेंज ऑफ बेसिस मैट्रिक्स बताओ। इस तरह के एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, 4 ऑप्शन होंगे। तो आपको निकालने का वो तरीका है कि अगर मुझे B1 to B2 कन्वर्ट करना है, तो B1 के एलिमेंट को मुझे B2 के एलिमेंट के रेस्पेक्ट में लीनियर कॉम्बिनेशन लेने हैं, और जो कंपोनेंट्स आएंगे उसको एज अ कॉलम में लिखना है, तो वो आ जाएगा। फिर बाकी उल्टा उसका इन्वर्स ही हो जाएगा। सो दैट मैं डिफाइन किया चेंज ऑफ बेसिस मैट्रिक्स क्या होता है। फिर मैंने ये डिफाइन किया कि
ये क्वाड्रेटिक फॉर्म क्या होते हैं, है ना, क्वाड्रेटिक फॉर्म एक्स ट्रांसपोज ए एक्स, जो एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है एन वेरिएबल अगर ए एन क्रॉस एन की मैट्रिक्स है, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स के लिए एक्स ट्रांसपोज ए एक्स हमेशा 0 आएगी, जो कि गेट में क्वेश्चन भी आया था लास्ट टाइम, हमने एक सॉल्व किए थे गेट एग्जाम जो भी था, तो वो सॉल्व किया था इसके हेल्प से। और तीसरा हमने देखा है कि पॉजिटिव डेफिनेट मैट्रिक्स क्या होता है, ठीक है ना, डेफिनेशन, और इस पर सिंपल डेफिनेशन ही देखा हमने अभी। तो अच्छा, यहाँ पॉजिटिव सेमी डेफिनेट क्या होगा, तो इसमें कहाँ चेंज आएगा पॉजिटिव सेमी डेफिनेट में, एक सर 0 हो जाएगा I1। तो यहाँ पे 0 अलाउ कर देगा, है ना। सो पॉजिटिव सेमी डेफिनेट में आपको 0 अलाउ हो जाएगा। सो अगर मैं पॉजिटिव सेमी डेफिनेट डिफाइन करूं तो क्या होगा, अगर मैं इसको डिफाइन कर दूं पॉजिटिव सेमी डेफिनेट, सो लाइक आइगन वैल्यूज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो क्वाड्रेटिक फॉर्म हो जाएगा मोर देन इक्वल टू 0, एक तो ये हो जाएगा, दूसरा सिमेट्रिक होना चाहिए यहाँ भी, आइगन वैल्यू आर नॉन नेगेटिव, और जो प्रिंसिपल सब मैट्रिक्स आएंगे उसका जो डिटर्मिनेंट होगा दैट शुड बी नॉन नेगेटिव, एंड अगेन और क्या था, पाइवट शुड बी नॉन नेगेटिव, एंड तो ये वाला फॉर्म आई थिंक इसका जरूरी नहीं है ना, तो ये डिकम्पोजिशन नहीं हो पाएगा, यू ट्रांसपोज ए वाला नहीं होगा, क्योंकि इसका डिटर्म पाइवट तो सर नॉन नेगेटिव नॉन जीरो को ही बोलते हैं ना, हो जाएगा, उसको आप चेंज करके ना, हाँ इफ़ यू कैन ऑब्टेन, क्वेश्चन ये अगर आप बना सकते हो तो हर रो में जो है, लेकिन 0 नहीं होना चाहिए, एक्चुअली क्या है ना, वहाँ पे जो हम लिखा है पाइवट शुड बी, उसी को बोलते हैं जो 0 नहीं होता। तो अगर मान लो किसी एक मैट्रिक्स का लास्ट रो 0 हो गया तो उसके पाइवट एलिमेंट क्या होंगे, उसमें पाइवट रहेगा ही नहीं। तो वो पॉजिटिव डेफिनेट होगा, नहीं पॉजिटिव सेमी डेफिनेट हो जाएगा। तो वही बोल रहा हूँ ना, उसके लिए तो हमारे पास नॉन जीरो, मतलब इसलिए बोल रहा हूँ पॉजिटिव पाइवट मिलने चाहिए हर रो में, तब वो पॉजिटिव डेफिनेट होगा, ठीक है। सो सिमिलर ये पॉजिटिव सेमी डेफिनेट, मान लो लिखता हूँ असिमेट्रिक मैट्रिक्स, असिमेट्रिक n क्रॉस n मैट्रिक्स कोई इज, भी क्राइटेरिया से चेक कर सकते हैं ना, जैसे x ट्रांसपोज x से चेक कर लिए तो हो गया। जी जी जी, कोई भी एक तरीका एनफ है, ऑल आर इक्विवेलेंट। सर डाउट क्लास। हाँ स्टार्ट करते हैं, रुको। सो इफ एंड ओनली इफ इज पॉजिटिव सेमी डेफिनेट, इफ एंड ओनली इफ क्या होगा, x ट्रांसपोज ax इज मोर देन इक्वल टू 0 फॉर ऑल x, यहाँ पे कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं होगा, सो फॉर ऑल x बिलोंग्स टू Rn, तो यहाँ पे नॉन जीरो का कोई रेस्ट्रिक्शन होगा, वहाँ पे नॉन जीरो था क्योंकि उसको पॉजिटिव रखना था, तो अब तो कुछ भी ले लो, सर यहाँ डेफिनेट का मतलब क्या होता है, पॉजिटिव का मतलब क्या होता है, क्योंकि यहाँ तो पॉजिटिव है नहीं। डेफिनेट का मतलब क्या होता है, अब उसके लिए इंग्लिश डिक्शनरी खोल के देखो। Sir, if the matrix if the symmetric matrix is not positive definite, then I call this matrix positive semi-definite. No. There may be a matrix which is neither positive semi-definite not positive definite. Okay. सेमी डेफिनेट में ये है कि आइगन वैल्यूज नॉन है ना, जैसे अगर थ्योरम लिखूं इसी को मैं, तो जो दूसरा एग्जांपल हमने आपसे पूछे थे, जैसे ये एग्जांपल था, सो 1 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0, तो ये वाला जो मैट्रिक्स इज नॉट पॉजिटिव डेफिनेट, बट इट इज पॉजिटिव सेमी डेफिनेट। सर इसमें x ट्रांसपोज x क्या आएगा, पॉजिटिव सेमी डेफिनेट, ठीक है, ठीक है, तो ये आ जाएगा। तो यहाँ पे अगर आप x ट्रांसपोज x इसका निकालेंगे तो ये बनेगा हमारा
x1 स्क्वायर प्लस x2 स्क्वायर, ठीक है। तो ये आएगा हमारे पास सिंपली, जहाँ पे x वेक्टर क्या है ना, x ट्रांसपोज ax इज दिस, x वेक्टर यहाँ पे जो x वेक्टर है दैट इज x1 x2 x3, और हम ये बोल सकते हैं कि दिस इज मोर देन इक्वल टू 0 फॉर ऑल x बिलोंग्स टू R क्यूब। चाहे कोई भी एलिमेंट ले लो, ये मोर देन इक्वल टू 0 आएगा। इक्वल टू 0 कैसे आएगा? 0 0 रख लो। x1 is 0 and x2 is 0, हो गया। यहां ध्यान दो, यहां हमने कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं लगाया x पे। पॉजिटिव डेफिनेट में यहाँ रेस्ट्रिक्शन था कि x शुड बी नॉन जीरो, यहाँ कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है। यहाँ जीरो मैट्रिक्स भी अलाउड, जीरो भी अलाउड है। तो इनफैक्ट आप ये अब यहाँ पे बोल पाओगे कि कोई भी पॉजिटिव डेफिनेट पॉजिटिव सेमी डेफिनेट है, बट पॉजिटिव सेमी डेफिनेट पॉजिटिव डेफिनेट नहीं होगा। एवरी पॉजिटिव डेफिनेट मैट्रिक्स विल सेटिस्फाई दिस कंडीशन। तो मतलब यहाँ ये बोल रहा हूँ मैं कि पॉजिटिव डेफिनेट है तो ऑब्वियसली वो पॉजिटिव सेमी डेफिनेट भी हो जाएगा। डेफिनेट है तो वो पॉजिटिव सेमी डेफिनेट बोलोगे, कोई नुकसान नहीं है, ठीक है। उल्टा सही नहीं है। मतलब यहाँ पे क्या लिख रहे थे हम कि x ट्रांसपोज ax इज स्ट्रिक्टली मोर देन 0 फॉर ऑल x नॉट इक्वल टू 0, ये था। और यहाँ पे है x ट्रांसपोज ax इज मोर देन इक्वल टू 0 फॉर ऑल x बिलोंग्स टू Rn। यहाँ कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है, वहाँ नॉन जीरो होना चाहिए था क्योंकि 0 + 0 ही हो जाता। तो इनफैक्ट है ना, अगर 2 मैं बोलता हूँ पॉजिटिव है तो मैं ये भी लिख सकता हूँ 2 इज मोर देन 0 और 2 इज मोर देन और इक्वल टू 0, दिस इज ओके। सो कोई दिक्कत नहीं है। 2 पॉजिटिव है, मैं 2 को नॉन नेगेटिव भी बोल सकता हूँ, दैट्स ओके। सो x ट्रांसपोज ax अगर पॉजिटिव है तो नॉन नेगेटिव भी उसको बोल पाएंगे, दैट इज नो प्रॉब्लम, बट उल्टा नहीं कर सकते, ठीक है। बाकी थ्योरम वही है, सेम ही है। थ्योरम्स अगर लिखेंगे तो कि सिमेट्रिक n क्रॉस n मैट्रिक्स या सिमेट्रिक मैट्रिक्स A is positive semi definite, positive semi definite if and only if all of its eigenvalues are non negative, ठीक है ना जी, नॉन नेगेटिव। सो सिमेट्रिक है और इसको बोलेंगे पॉजिटिव सेमी डेफिनेट अगर सारे आइगन वैल्यू नॉन नेगेटिव हो जाएंगे। जो दूसरा थ्योरम लिखा था हमने कि इसको कॉपी कर देता हूँ, तो यहाँ पे चेंज इसमें सर 0 होगा तो चलेगा, हाँ। सेमी डेफिनेट में 0 अलाउड है। ओके। जैसे यहाँ पे ये जो मैट्रिक्स की आइगन वैल्यूज क्या हैं, इसकी आइगन वैल्यूज हैं 1 1 0, सो 0 इज अलाउड हेयर। So a symmetric matrix A is positive semi-definite if and only if all principal सब मैट्रिक्स जो है, ठीक है ना। तो वहाँ क्या वर्ड यूज किया था, every leading principal सब मैट्रिक्स हैज नॉन नेगेटिव डिटर्मिनेंट। तो लीडिंग प्रिंसिपल सब मैट्रिक्स है ना, एवरी यहाँ था एवरी लीडिंग प्रिंसिपल सब मैट्रिक्स हैज नॉन नेगेटिव डिटर्मिनेंट। तो पॉजिटिव बस नॉन नेगेटिव में कन्वर्ट हो गया, ठीक है भाई, ये हो जाएगा इतना, ठीक है। बाकी पाइवर्ट्स के लिए है तो नॉन नेगेटिव, तो 0 अलाउड है वहां पे, बट सिमेट्रिक होना जरूरी है। तो इतना ठीक है अभी के लिए। सो बाकी चीज़ें नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करता हूँ। तो अभी मैंने आज पे डेफिनेशन लिखे, क्वेश्चंस तो नहीं किया हमने ज़्यादा, जस्ट डिफाइन किया है मेनली, मतलब इंट्रोड्यूस किया टॉपिक्स कि चेंज ऑफ बेसिस मैट्रिक्स क्या है, क्वाड्रेटिक फॉर्म क्या होता है, पॉजिटिव डेफिनेट मैट्रिक्स क्या होता है, पॉजिटिव सेमी डेफिनेट क्या होता है, इसके डेफिनेशंस लिखे हैं इन चारों के। बाकी क्वेश्चंस कल सॉल्व करेंगे तो उसमें देखेंगे PYQs में कि क्या होता है, ठीक है ना। सो ये हमने अभी डिफाइन किया है। बाकी क्वाड्रेटिक फॉर्म तो जो रह गया मुझे लगता है कल, है ना, बाकी टॉपिक हो जाएगा, 1 क्लास और 2 क्लास और लगेंगे इसमें। सो बाकी 2 क्लास में ये कंप्लीट हो जाएगा थ्योरी इसका।
देखो फिर से मैं कह रहा हूँ लीनियर एलिमेंट हमारे लिए माइनर है, हम लोग स्टैटिस्टिक्स बैकग्राउंड के लोग हैं ना, तो गेट में भी लीनियर माइनर है, तो लीनियर क्वेश्चन इजी मिलेंगे दैन गेट मैथमेटिक्स एग्जाम एक्चुअली, ठीक है। हो गया, थैंक यू सर। ठीक है, डाउट क्लास कंटिन्यू करते हैं, नेक्स्ट क्लास में इसको कंटिन्यू करेंगे, तो बाकी क्वेश्चंस देखेंगे नेक्स्ट क्लास में तो समझ आएगा, अभी डाउट क्लास कंटिन्यू करते हैं, ठीक है, अभी के लिए थैंक यू। हाँ सर ये चेंज ऑफ बेसिस मैट्रिक्स का सिग्निफिकेंस क्या है, मतलब क्यों पढ़ रहे हैं? हाँ, उसमें क्या है एक्चुअली, चेंज ऑफ बेसिस, मान लो एक बेसिस है दूसरे बेसिस में आपको कन्वर्ट करना है, जैसे मान लीजिए हमने V1 को लिखा था, उसके कंपोनेंट निकाले, तो अगर आप उसको चेंज ऑफ बेसिस मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करोगे तो जो कंपोनेंट वेक्टर हम लिख रहे थे VB1, तो अगर आप उसको चेंज ऑफ बेसिस मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करोगे तो VB2 आ जाएगा। मतलब कि उस V1 को जब हम लीनियर कॉम्बिनेशन में बेसिस B2 के रेस्पेक्ट में लिख रहे थे ना, जो कोएफिशिएंट मैट्रिक्स आ रहा था, तो अगर आप चेंज ऑफ बेसिस मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करेंगे तो उसके कोएफिशिएंट आ जाएगा दूसरे बेसिस के रेस्पेक्ट में, ओके सर, थैंक यू। कोएफिशिएंट जैसे समझ रहे हैं ना, जैसे मान लो मैं लिख रहा हूँ ना कि लेट से V मेरे पास है α1 V1 प्लस α2 V2, लेट से दिस, तो ये अभी V मान लीजिए एक है मेरे पास B1, इस तरह से आपके पास आ जाएगा, सो क्या आ गया α1 α2। अब चेंज ऑफ बेसिस मैट्रिक्स जो आपके पास है, जो चेंज ऑफ बेसिस क्या लिख रहे थे, इसको हम P लिख रहे थे ना, तो P मान लो आप B2 टू B1 कर रहे हो, है ना, इस मैट्रिक्स को अगर आप मल्टीप्लाई करोगे VB1 के साथ तो ये आपको दे देगा VB2 दे देगा, तो मतलब वो कोऑर्डिनेट एलिमेंट इजीली मिल जाएगा आपको दूसरे बेसिस के रेस्पेक्ट में। ओके सर। किस चीज में यूज, किस चीज में आता है? हाँ इसका यूज कहाँ होता है? अभी तो हम लोग थ्योरेटिकल एस्पेक्ट डिस्कस कर रहे हैं, इसका यूज बहुत आगे अगर एप्लीकेशन जैसे जो भी मतलब बहुत जगह यूज है उसके लिए, जैसे MNCs में या जितने भी डेटा पे काम होते हैं तो वहाँ लीनियर अलजेब्रा खूब यूज होता है, जितने भी डेटा एनालिसिस वाले काम है जहाँ पे आपका बड़े बड़े डेटा है, 1000 कॉलम है, 1000 रो है, तो उसमें डायरेक्टली आपको नहीं दिखेगा, बट इनडायरेक्टली इसमें जो जो रिसर्च होते हैं ना, जितने भी आप प्रैक्टिकल चीज़ें दुनिया में देख रहे हो उसके पीछे कहीं ना कहीं थ्योरेटिकल चीज़ें आई हैं। जैसे मान लो ये फ़ोन है, तो आपको फ़ोन में थोड़ी दिख रहा है कहाँ प्रोबेबिलिटी यूज़ हो रहा है, कहाँ लीनियर अलजेब्रा यूज़ हो रहा है, कहाँ ग्राफ थ्योरी यूज़ हो रहा है, लेकिन इनडायरेक्टली जिसने बनाए, आप रिसर्च पेपर्स पढ़ो जिसके बेसिस पे लोगों ने टेक्नोलॉजी डेवलप किए हैं, तो कहाँ से डेवलप हुआ है। जैसे मैं अक्सर बच्चों को ही बता दूं, मान लो अब्दुल कलाम मिसाइल मैन बन गए, वो कैसे बन गए, अगर वो ये सोचो ये सब्जेक्ट नहीं पढ़े होते तो क्या मिसाइल मैन बना जा सकता था। चलो अभी चंद्रयान 3 गया है वहाँ पे, क्या लगता है अगर किसी आप लोगों को मतलब किसी मूर्ख को बैठा दिया जाए इसरो में, वो चंद्रयान बना देंगे? और जो चंद्रयान बना रहा है वो कौन लोग है? सर फिजिक्स वाले हैं। तो हमारे जैसे लोग ही हैं ना, मतलब डिफरेंट बैकग्राउंड के लोग, वहाँ सिर्फ फिजिक्स वाले थोड़ी हैं, डिफरेंट बैकग्राउंड के लोग हैं। तो एक्चुअली हम उस लेवल पे अभी नहीं है कि हम आपको डायरेक्टली प्रैक्टिकल एस्पेक्ट बता सके, लेकिन जब आप उस पोजीशन में पहुंचोगे तो आपको समझ आएगा ना कि चंद्रयान आज गया है तो उसमें जो पीछे की थ्योरी है, जो कैलकुलेशंस हो रही है वो थ्योरेटिकल हो रही हैं, उसको प्रैक्टिकली इंप्लीमेंट किए जा रहे हैं, तो जो बैकग्राउंड में कैलकुलेशन है उसमें ये सब हेल्प करता है। जब आप उस पोजीशन पहुंचोगे तब आपको समझ आएगा, डायरेक्टली आपको नहीं समझ आएगा ना। अक्सर स्कूल के बच्चे भी यही क्वेश्चन पूछते हैं, सर ये A+B होल स्क्वायर कहाँ यूज होता है, लेकिन मैं बोलता हूँ अगर A+B होल स्क्वायर नहीं आएगा तो कहीं नहीं पहुंच पाओगे लाइफ में, है ना। आज कोई कहीं पे है तो वो इसलिए क्योंकि A+B होल स्क्वायर पढ़ा है वो, बाद में उसी को यूज करके वो आगे बढ़ा है। तो सर जैसे बायो स्टैटिस्टिक्स हमको जाना है तो उसके लिए पूरा बायो का डेप्थ जेनेटिक्स वगैरह पढ़ना पड़ेगा, है ना, सिर्फ जी स्टैटिस्टिक्स पढ़ के नहीं। हाँ स्पेस टेक्नोलॉजी के लिए हमको फिर